तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। दोस्तों, कामयाबी की कोई सीमा नहीं होती। ये कामयाब होने वाले इंसान पर है कि वो अपने जीवन में किस मकाम पर अपने आप को कामयाब समझता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ किरण जुनेजा और आपके लिए लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान मराठी रंगमंच, हिंदी फिल्मों और टीवी से जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आइए डालते हैं इनके काम पर एक नज़र। साहिबान, हमारे आज के मेहमान का जन्म 21 अप्रैल 1950 को महाराष्ट्र के देवगढ़ में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई। इन्होंने बिजनेस में डिप्लोमा लिया और जल्द ही एक बड़े बैंक में कैशियर के तौर पर इनको काम भी मिल गया। इन्हें थिएटर का बहुत शौक था। अपने खाली समय में ये नाटक देखने जाते और मौका मिलने पर उसमें काम भी करते। इनकी इस प्रतिभा की पहचान तब हुई जब इंटर कॉलेज कंपटीशन में इन पे नजर पड़ी मराठी नाटकों के महान कलाकार बालधुरी की। बालधुरी साहब ने इन्हें अपने एक म्यूजिकल प्ले में पहली बार काम दिया, जो बहुत ही सफल रहा। नाटकों से शुरू हुआ सफर, इसके बाद मराठी सीरियल्स और फिल्मों का दौर शुरू हुआ। बस वो दिन है और आज का दिन है। इस कलाकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका एक सीरियल तो भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीरियल्स में से है, जो आज भी आता है और तकरीबन पिछले 23 साल से घर घर में देखा जाता है। और आज लोग इन्हें इनके असली नाम से नहीं, बल्कि इनके टीवी के नाम प्रद्युम्न से जानते हैं। तो आप भी जान ही गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान हैं मराठी, हिंदी फिल्मों, रंगमंच और टीवी सीरियल्स के मशहूर और मारूफ कलाकार शिवाजी साटम। तो ये थे शिवाजी साटम। शिवाजी, आइए। नमस्ते। सो नाइस टू मीट यू। आइए। ये तो मैं जानती हूँ कि आपका जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन अपने गांव देवगढ़ के बारे में कुछ बताइए। देवगढ़ के बारे में एक चीज़ बताऊं तो सब कुछ आ जाता है उसमें। मेरा गांव देवगढ़ जो है सिंधुदुर्ग जिले में है, कोंकण कहते हैं जिसे जी। और जो असली हापुस का आम आता है वो मेरे गांव से आता है, देवगढ़ से। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, समुंदर के किनारे। लेकिन मेरा घर जो है वो स्लाइटली पहाड़ों में है। बीच में से नदी बहती है, 12 महीने पानी रहता है नदी, और दोनों तरफ पहाड़ है, तो पहाड़ों पे हमारे घर हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन आप मुंबई में बड़े हुए, तो आप एक छोटी सी चौल में रहते थे जब आप बच्चे थे, और आप एक बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं, तो उसके बारे में, बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म हुआ मझगांव भाईकला में, प्योरली जहाँ कहते हैं ना लेबर क्लास एरिया, जहाँ पर मैक्सिमम टेक्सटाइल मिल्स होती थी। अब टेक्सटाइल मिल्स बंद भी हो गई। तो खैर वहाँ पर ताराबाग नाम की एक जगह है जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मैदान है, और उसी वहाँ 4 मंजिलों की चाल है, जो अभी 1 महीना नहीं हुआ होगा, अभी तोड़ दी गई। ओहो। तो आई नो, दुख होता है मेमोरीज, लेकिन वो ऐसे अभी डुलने लगी थी बेचारी। तो अच्छा। चलना भी डर लगता था। फोटोग्राफ्स तो होंगी आपके पास? मेरे पास मेमोरी के लिए चाल का फोटो है। हाँ। हम वहीं पे, मतलब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम लोग रहते थे। 10 बाय 10 की 2 रूम्स होती थी। उसके एक कमरे के अंदर एक, हम लोग पोटमाड़ा कहते हैं उसे, वो मेज़नाइन टाइप। हाँ, मेज़नाइन टाइप, जहाँ पर बच्चे सोते थे, छोटे छोटे बच्चे वगैरह। और हम सब मिलकर एक जॉइंट फैमिली थी। 14 यस 14 लोगों की। हाँ। मतलब हम बच्चे ज़्यादा थे। मेरे पिताजी थे, माँ थी, मेरे चाचा होते थे, फिर कज़न सिस्टर्स, एक हम लोग आत्या कहते हैं हिंदी में। डैडी की बहन होती है, हाँ, बुआ। हाँ। हाँ,
वो थी विडो, ऐसे सब एक साथ इकट्ठे रहते थे। और चाल में, और चाल मतलब ऊपर की जो 10 रूम्स होते थे वो सब खुली रहती थी, एक लंबा कॉरिडोर जाता था। तो रात में 14 लोग 2 कमरों में कैसे सोते थे? अब मुझे जितना भी याद है तो मेरी माँ और फिर वो मेरी जो बुआ थी और मेरी 2 कज़न सिस्टर्स बड़ी, उसमें से अब एक तो नहीं रही, वो अंदर वाले कमरे में सोते थे, बाहर हम बड़े लोग बच्चे लोग सोते थे। और मेरी छोटी कज़िन थी वो भी मेरे बगल में सोती थी। और तभी ये भी याद है कि मेरे सबसे छोटी कज़िन सिस्टर, मेरे छोटे चाचा की, उसका झूला मेरे सर पे होता था, हम लोग नीचे सोते थे। और सब बड़े भाई वगैरह जो होते थे वो, हमारे यहाँ समाज कल्याण केंद्र होता था तभी, वेलफेयर सेंटर गवर्नमेंट का, वहाँ बहुत बड़ा, छोटे इतना ऐसे जो ये फ्लोर है उतना बड़ा, और मैदान में ही होता था वो। तो वहाँ सब बड़े भाई वगैरह सब नीचे जाकर सोते थे और मेरे पिताजी सोते थे उस लंबे कॉरिडोर में। बाहर, कमरे के बाहर कोयले की पेटी होती थी, पेटी बोलते हैं लकड़ी की पेटी, हाँ, वो चूल्हे के लिए कोयला हाँ, उसमें रखा जाए, उसके ऊपर बंद रहती, उसके ऊपर बिस्तरा रखता था मेरे पिताजी का। हाँ। तो वो वहाँ तो सोते, पिताजी कोयले की पेटी पे सोते थे? हाँ, बिस्तरा लगा के, हाँ। बढ़िया मस्त। हम भी कभी पैर दबाते थे, ये मस्त से। जब भी कुल्फी वाला आता था तो अभी भी याद वही है कि जानबूझकर, अब पता है कि कुल्फी वाला रात को आता है, और पिताजी जब दिन की पाली करके आते थे तो रात को मतलब घर पे ही सोएंगे तो पैर दबाते थे, जैसे कुल्फी वाला आया तो हम लोग अण्णा कहते, तो अण्णा को चाबी देते थे, अण्णा कुल्फी। तो ऐसे सब, ये सब छोटी छोटी यादें हैं बचपन की, उस चाल की। और फिर मैदान था हमारे लिए, क्रिकेट खेलते थे, बारिश में अलग अलग होता था। अभी पता नहीं, इन बच्चों को पता ही नहीं, वो छाती की तार निकाल कर उसको ये लगा के डांबर बोलते हैं हम, हाँ, उसका ये बना के फिर काला वो, डांबर। हाँ, कीचड़ में उसको रोतना होता था। हाँ। फिर भौरा बोलते हैं हम, पता नहीं, टॉप को, वो टॉप खेलते थे। मार्बल, एक्चुअली क्या है कि आउटडोर गेम्स मतलब क्रिकेट वगैरह है, लेकिन बाकी क्या बच्चे कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो अब वो Correct है। कंप्यूटर गेम्स खेलते और हैं। तब हुआ नहीं तो था। हाँ, तो उस टाइम नहीं था, तो ये सब आज के बच्चे समझते भी नहीं जाना, ये I सब know। क्या था। और अब सब अच्छे खासे कपड़े पहनकर, उस गेम्स के कपड़े पहनकर, वहाँ तो तब तो जूते भी नहीं होते थे, मिट्टी में जाके खेलना होता था। अच्छा, ये बताइए, आपका नाम शिवाजी जी। पड़ा, शिवा कैसे पड़ा, उसकी भी एक कहानी है। अब एक तो पहले नाम से ये है कि नाम खाली शिवा ही होता है। वो जी तो जब महाराज बन गए तब उनके साथ जो जी लग गया वो हमारे साथ अपने आप बाय डिफॉल्ट आ लग गया। गया, हाँ। तो मेरा नाम मुझे बताते थे कि मेरा नाम विजय रखा था, लेकिन फिर भी मैं रो रहा था, मतलब जब नामकरण होता है तब बहुत रो रहा था, बहुत। तो मेरे चाचा थे सबसे बड़े, उन्होंने पिताजी को कहा कि अरे, उनका एक भाई था जो 25 साल 22 साल की उम्र में ही गुजर गया गांव में, उसका नाम शिवाजी था उन चाचा का, तो उसका नाम रखो। और जैसे ही बोले, मैं कान में बोला तुम्हारे कान में शिवाजी। हाँ, शिवाजी करके, तो मैं चुप हो गया। लेकिन आई लव माई नेम बहुत, या ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग नाम है बहुत ही। बिल्कुल, या और शिवाजी की तो महाराष्ट्र में इतनी शान है, तो I मतलब know। इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। Yes, yes। अच्छा, ये बताइए कि चौल में बड़े पले आप एक क्लर्क थे बैंक में, बैंक में। तो आपने अच्छी बाकायदा पढ़ाई की, फिर आपने जॉब लिया, तो यहाँ से आप एक्टिंग में कैसे आ गए? एक तो जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 6ठी क्लास तक मैं वहीं पर था भाईकल्ला में, फिर मैं परेल में आ गया। लेकिन तब से लेके, जैसे आपको तो पता है किरण जी, मुंबई में गणेश उत्सव बहुत जोर में होता है। आजकल का जो होता है वो वैसा भी नहीं होता, बड़ा मस्त 11 दिन का गणेश उत्सव होता था। उसमें 11 दिनों में कम से कम 10 दिन तो का प्रोग्राम होता ही था। एक दिन पूजा, सत्यनारायण की पूजा, बाकी 9 दिनों में कम से कम 6 नहीं तो 7 प्लेज हुआ करते थे। और वो प्लेज देखने के लिए हम लोग ऐसे बैठ जाते थे स्टेज के सामने, नीचे ही बैठना, और बच्चे होने की वजह से आगे बैठ सकते थे। तो पता नहीं, शायद उस वक्त वो बीज
ये क्या होगा, पैदा हो गया होगा। शायद बचपन। हाँ। क्योंकि तब वो सब जो तलवारबाजी वाली जो प्ले आते थे, कुछ कुछ सामाजिक सोशल वाले, उसमें कुछ मज़ा नहीं रहती थी, हाँ हाँ करके बैठते थे, फिर भी देखने बैठते थे। वो करके हम चाल में जो हमारी सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियों का लैंडिंग भी होता था, वहाँ हम लोग फिर तलवारबाजी के दोस्त लोग मिलकर उसमें वो करते थे। अच्छा। Yeah. अच्छा, ये बताइए कि आप चौल में बड़े हुए, फादर एक लेबरर थे, लेकिन इतनी गरीबी में भी आपके फादर ने आपको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। जी। ये कैसे हुआ? और आपने बिजनेस में डिप्लोमा भी किया, तो ये सब कहाँ से, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मतलब इंस्पिरेशन मेरे डैडी ही थे। मतलब आज भी इवन जब दिस बाय द बाय कि कुछ भी होता है घर में या पर्सनल लाइफ में, तो मुझे मेरे डैडी, फॉर मी ही इज़ दी ओनली आइडल, माई हीरो, एवरीथिंग। क्योंकि जिस तरह से मैंने बचपन से जैसे भी देखा उनको, मेरी माँ को, पूरे फैमिली को एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। खुद को भी उनको ये पता था कि खाली ऐसे ही सिर्फ टेक्सटाइल मिल में लेबरर का काम करके कुछ फैमिली का नहीं होगा, तो उसके लिए वो खुद भी जानते थे। वो खुद अंग्रेज़ी पढ़ना उन्होंने सीख लिया, क्योंकि जाके नाइट स्कूल भी करते थे यूमा स्कूल में, नागपाड़ा में। हाँ। तब से जाके अभी भी याद है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आते थे। हम बच्चों को कभी कभी संडे के दिन अगर छुट्टी रहती थी तो खड़े करके ज़ोर से पढ़ो। तब मेरे घर में पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया वो मुझे। वो चाहते, उनको पता था कि इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज। आगे अगर तरक्की करनी है ज़िंदगी में, दुनिया में अगर जाना बहुत है, ज़रूरी है। तो और खुद भी किए, और साथ साथ अपने भाइयों को भी बड़ा करके वो इंजीनियर बन गए। एक भाई को टेलरिंग सिखा दिया, वो भी अब नहीं रहे सब, लेकिन वो खुद अपने साथ साथ पूरे फैमिली को लेकर परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आप बता रहे हैं अपने बचपन के बारे में। बहुत सारे और सवाल भी आपसे पूछने हैं, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हमारे मेहमान हैं शिवाजी साटम। शिवाजी, आपके एक गुरु थे, एक गुरु हैं बालधुरी, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। बालधुरी हमारे मराठी थिएटर के बहुत जानी मानी हस्ती थी। मतलब वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो एक दिन हमारे कॉलोनी में गणेशोत्सव में, अगेन कॉलोनी में हम एक कमेटी होती है, प्रोग्राम कमेटी होती है, उसमें मैं आगे रहता था, ये प्रोग्राम करो। सब दोस्तों के लिए भी प्ले भी मैं ही चूज़ करके बोलता था कि तुम लोग ये प्ले करना है तुमको। ये तो एक साल इन्होंने डिसाइड किया कि तुमको हमारे साथ काम करना पड़ेगा स्टेज पर। मैं बोला मैं ज़िंदगी में चढ़ा ही नहीं, मैं करूँगा भी नहीं। तो बोले नहीं तो हम भी नहीं प्ले करेंगे। मैं बोला यार मत करो ऐसे। बोले नहीं करो, हम लोग साथ में है ना, तुम कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं देखा तो कुछ। मैं बोला देखो ये बहुत बड़ी रिस्क है, और मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पे उन्होंने एक्चुअली खींच लिया। एंड आई डोंट नो, आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। मतलब मैं बड़े मज़े लेने लगा उसकी करते। पता नहीं उसमें जंप भी बहुत मारी, 2-3 पन्ने आगे पीछे सब हो रहा था मेरे से। आई डोंट नो। वो था एक रमेश पवार नाम के हमारे बहुत ही मराठी के जाने माने प्ले राइट थे, एक्टर भी थे, उनका प्ले कर रहे थे। और वो बालधुरी तब चीफ गेस्ट करके आए थे, और उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे, उनका जो एक प्ले चल रहा था कमर्शियल प्ले मराठी का, उसमें एक जो एक्टर था वो बेचारा, वो सब नौकरी करने वाले, वो भी वैसे स्टेट बैंक में नौकरी कर रहा था, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए था, वो आ नहीं पा रहा था। तो मैं बोला मैं नहीं। फिर यहाँ दोस्तों ने ज़बरदस्ती करके, और फिर 2 महीने रिहर्सल की, और उस प्ले में मैंने रोल किए। उसका वो एक बहुत कॉमिक एपिसोड है मेरे लाइफ का। सेकेंड एक्ट में एक अलग है और थर्ड एक्ट में एक अलग है, ऐसे 2 कैरेक्टर्स थे। ये बहुत ही कम लोगों को बताता हूँ मैं, अगर कोई पूछे तो, नहीं तो नहीं बताता। मेरा पहला शो था मेरे लिए, रविंद्र नाट्य मंदिर जो अभी फूले देशपांडे सभागृह है, वहाँ पर मेरा शो था पहले। और अच्छा, उस प्ले में कौन नहीं थे, सबसे बड़े वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, क्लासिकल सिंगर वो खुद थे, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, जो अभी डॉक्टर राहुल देशपांडे उसके दादाजी, अमेजिंग एक्टर वो थे, गाते तो। फिर सुमतिबाई टिकेकर, अनदर ग्रेट सिंगर एक्टर। और फिर बालधुरी हीरो थे। बालधुरी गाते नहीं थे, वैसे सब कैरेक्टर। आप गाते हैं? अरे नहीं, कहाँ वही तो गाने तो म्यूजिकल प्ले था, तो आप उसमें बिना गाए कैसे? गाने वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं ना। हाँ। क्योंकि वो तो
अच्छा, तो आप बिन गाने वाले बिन कैरेक्टर गाने वाले कैरेक्टर, तो वो बड़ी डेंजरस कैरेक्टर था वो। दूसरे एक्ट में जो कैरेक्टर था वो एक जवाहिरात होता है, जो जिन्होंने डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जो मियाँ वो अब मुल्ला जी बन गए होते हैं, उनकी प्रियतमा को भगा कर लेकर जाके शादी करके अब उसे अफसोस हो रहा है और आके माफ़ी मांगने लिए आता है, वो है। वो मेरी पहली एंट्री थी मेरे लाइफ की इतने बड़े हॉल में। वैसे अपने लोगों के सामने गणेशोत्सव में सब चलता है, एंट्री ली मैंने, एंट्री ली और सामने देखा, मतलब उस विंग से हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, ये लोग सब यहाँ खड़े थे, मेरी विंग से मैंने एंट्री ली और नीचे देखा और फिर सामने देखा, ऐसे सामने ऐसी फुल हाउसफुल देखा और मैं डर गया टोटल। आई एम सीरियसली किरण जी, मेरे पैर कांपने लगे, मैं ठंडा पड़ गया, मेरी आंखों में पानी भर आया कि मुझे कुछ ब्लैंक हो गया मैं, और डर के मारे ब्लैंक हो गया। और मैंने वहीं से यहाँ हम लोग बुआ कहते थे, बुआ मतलब बुआ, BUWA, हाँ। मतलब वो आत्या वाले हाँ, बुआ हाँ, नहीं, हाँ, बुआ जी वसंतराव जी को बुआ कहते हैं। हाँ। उनके पास देखा मैंने, उन्होंने समझ लिया, और वो पूरा सीन जो था, कर्टन से पहले का सीन था बड़ा, वो उन्होंने अपने तरफ से ऐसे ले संभाल लिया लिया कि मुझे एंड में सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना था, एंड में सिर्फ एक, कि मेरे जनाजे पे सारा जहां निकला मगर वो न निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ये था, वाकई जनाजा ही था मेरा वो। मैं बोला ये हो गई अपनी वन एंड ओनली मैच। बाहर आया तो बाहर, अच्छा बाद में पता चला कि बाहर बोलते, मैं खुद तुझे डायलॉग बता रहा था, तुझे सुन नहीं पड़ रहा था? नहीं, मैं लगभग एक हमारा प्रोडक्शन मैनेजर स्क्रिप्ट लेके नियरली स्टेज पे आ रहा था, प्रॉम्प्ट कर रहा था, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था ऑनेस्टली। तो बाहर से जाके मैंने, बाहर आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी नाक कटवा दी यार, तो वाट लगा दी पूरी। पहले जाके माफ़ी मांग ली बुआ से, वसंतराव जी से। मैं गया, उन्होंने देखा, हंसने लगे ज़ोर से, ये पूछे काय झालं, मतलब क्या हुआ? बोला मैं डर गया बुआ, मैं लाइफ में कभी मैंने ऐसे देखा नहीं था, तो मैं डर गया और डर के मारे मेरी ये हालत। तुम्हारा दोष नहीं है, 2 महीने रिहर्सल की थी ना? बोला हाँ, सब लाइन पक्की है, बिल्कुल ना, फिर भी ये हुआ, मतलब वो तुम्हारा दोष नहीं, वो उस जगह का दोष है। उस तीसरे एक्ट की नकल पाठ है पूरी। बोला हाँ मैं हूँ, घबराओ मत। इतने बड़े एक्टर, इतना बड़ा इंसान, उस वक्त उन्होंने जो संभाल लिया, तब से आज भी मुझे से आई गेट Goosebumps। उनकी याद में, कि वो और ये बाल नहीं होते तो मैं जिंदगी में एक्टर बनता ही नहीं। मुझे लगा कि ये मेरे लास्ट, मेरे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी और हाँ बाहर। एक आपका बहुत पॉपुलर प्ले था धनी मनी, उसके बारे में बताइए। ध्यानी मनी वॉज एन अमेजिंग प्ले। मतलब वो साइकोलॉजिकल ये था कि एक कपल है, बहुत प्यार करता है ये अपनी बीवी से। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जिनिया वुल्फ। तो उनको बच्चा नहीं होता है, तो उस बेचारी को टोकते रहती हैं औरतें आस बाजू, और एक दिन उसे ऐसे लगता है कि उसे अपने बच्चा हो रहा है, पेट में बच्चा बड़ा हो रहा है। शी हैज़ ऑल द साइन, और ये भी बड़ा खुश है कि चलो, और बच्चे को लेके घर आते हैं तो सब फिर से वही बात है कि इसको कोई बुलाते नहीं है, कुछ नहीं, कहीं पर बोलती ये तो बांझ है, ये आएगी। अरे बांझ बोले बच्चा है, किधर है बच्चा? बच्चा होता ही नहीं है, वो तो ऐसे लेके इमेजिनेशन में, और उसको सपोर्ट करते ये पति भी आधा उस दुनिया में, उस जोन में, इस जोन में। तो ये अपनी बीवी को लेकर घर छोड़कर दूर गांव के बाहर रहने आता है। वो सुपरवाइजर रहता है किसी फैक्ट्री में, और दोनों का संसार चलता है। वो बच्चा बड़ा होता है, यहाँ तक कि वो टीनेजर बन जाता है, और फिर ही स्टार्ट्स मिसबिहेविंग, बाहर छेड़छाड़ करें लड़कियों की, बच्चों के साथ जाके ताश खेले, शराब पिए। एक दिन ये उसकी वजह से इसकी ये पूरा धीरे धीरे जोन में जाते गया वाइफ के साथ, कि बोलते कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है, इसकी वजह से मेरी वाइफ की भी और भी परेशानी बढ़ती जा रही है। और ये मार डालता है उस बच्चे को, जो बच्चा नहीं है। नहीं है, वो दोनों उस जोन में, वो बच्चे को ये मार डालता है, और फिर
दाएं दाएं रोने लगता है कि बोलते कि अब तुम क्या करोगे। वो नहीं था, अच्छा नहीं था, वो अच्छा किया तुमने। और वो रोते रोते उसकी गोदी में अपना सिर रखता है और वो धीरे धीरे उसको अपना वापस बच्चा समझने लगती है। और वो ऐसा प्ले था, माय गॉड, इट्स अ वेरी वेरी हेवी था, हेवी प्ले। और उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यही था कि कुछ 110, हमने उसकी 422 शोज़ किए। मैं थी नीना कुलकर्णी, व्हाट अमेजिंग एक्ट्रेस। तो कुछ 110 115 शोज़ के बाद पता नहीं मुझे ऐसे मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मेरा बेटा भी अभिजीत जो बड़ा है अभी, इज अबाउट 38 39, वो उतना ही था तभी, 12 14 15 साल का। वो गधा, उसने 40 के ऊपर शोज देखे होंगे विंग में खड़े रहकर, My और रो के God. आता था। और शायद पता नहीं उसके दिमाग में वही तब से वो कीड़ा हो गया एक्टर बनने का, ये जो भी। लेकिन तो वो डिप्रेशन आने लगा मुझे, क्योंकि एब्सोल्यूट बिहेवियर पैटर्न वैसे ही लगती थी। और उसकी वजह से घर में इतना डिप्रेशन में गया कि मैंने महेश मांजरेकर हमारा प्रोड्यूसर था, मैंने महेश को बोला, महेश नहीं होगा मेरे से, क्योंकि आई फील दैट आई माइट गेट एन अटैक। मैं दाढ़ी नहीं करता था, ऐसे ही बैठा हूँ 11 एक दिन आया, बोलते शिवा नहीं करना है। एक्चुअली हम लोग इमोशनल होते हैं। मैं एक शो करती थी किसी चैनल के लिए, और उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती थी और हम शूटिंग करते थे। तो आई वेंट टू कमाथीपुरा और ऐसी ऐसी जगहों पे मैं जाती थी, एंड शोज़ के बाद मुझे डिप्रेशन हो जाता था। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ये बंद करो, क्योंकि यू नो यू आर ब्रिंगिंग ऑल द वेट होम। तो बहुत इन्फ्लुएंस और वो लोग आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो हम लोगों के लिए थोड़ा कभी कभी ऐसा डेंजरस सा हो जाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ सीखने को मिला, सीखना पड़ता है। और बहुत सारी बातें करनी है फिल्मी सफ़र के बारे में, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आज हमारे मेहमान हैं शिवाजी साठम। तो शिवाजी, ये बताइए कि आपका थिएटर से फिल्मों में एंट्री कैसे हुई? मराठी फिल्मों की एंट्री के बारे में हमें कुछ बताइए। वो तो आई डोंट नो नेचुरली कैसे हो गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन थिएटर चलता था, अच्छे शो चल रहे थे, तो कभी किसी ने बुला लिया था एक फिल्म के इसके लिए, जो फिल्म हमने की, लेकिन वो बाद में हमको निकाल लिया। मैं और सुधीर जोशी करके हमारे दूसरे एक्टर थे, नीड़ू फुले थे उसमें, अशोक सराफ थे। इमीडिएटली उसके बाद में कमलाकर तोरणी जी ने एक फिल्म बनाई जिसमें, पर इसमें आप मतलब निकाल क्यों दिएगा? आपको समझ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ। शायद हम वही, क्योंकि लिए थे दिन थोड़े और ज़्यादा हो गए, तो शायद उनको पता नहीं, प्रोड्यूसर भी बदल गए। लेकिन ये जो फिर और किसी ने बुला लिया, ऐसे याद भी नहीं आता कैसे। लेकिन तभी मराठी फिल्म में और एक काम किया जिसमें जयश्री गडकरी जी थी, बाल धुरी की मिसेस, उनके भाई का रोल था, गांव का देहाती आदमी का, और डॉक्टर लागू थे उसमें। तो उनके साथ एक सीन था, बड़ा अच्छा लगा था, फील प्राउड ऐसे लोगों के साथ काम करने को। वो शुरुआत हो गई, और फिर थिएटर चालू था, प्लस मराठी सीरियल करने लगा, और साथ साथ धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करते आया। ऐसे कोई खास ऐसी कोई ये नहीं था। पर आप छोटे रोल करते करते हीरो के रोल करने लग गए। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि यू नो अगर आप छोटे कैरेक्टर से स्टार्ट करो तो। पता नहीं किरण जी, ऐसे कभी लगा नहीं। मे बी ये थिएटर की डिसिप्लिन है कि रोल हमको जो पसंद आया हम कर रहे हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हीरो का हो या सपोर्टिंग में हो। हाँ, लेकिन रियली कभी मन में नहीं आया। नहीं, आपके मन में नहीं, लेकिन लोगों का क्या होता है कि बहुत ऑफन फिर आप उसी में अटक जाते हैं और लोग उससे आगे बढ़ते नहीं हैं, आपको मेन रोल देते ही नहीं है, क्योंकि अच्छा ये तो भाई के लिए अच्छा है। ये हमारे हिंदी फिल्मों में ये है क्योंकि मैंने काफी फादर के रोल्स किए, सभी हीरो लोगों के ऐसे, तो ये ऐसे होता है, अच्छा लगता है, ये अच्छा शिवाजी का, ये शिवाजी को ही ले लो, शिवाजी को, तो उसमें चॉइस नहीं रहती फिर। लेकिन साथ साथ इसीलिए थिएटर कम्स इनटू प्ले। मराठी थिएटर में अलग अलग रोल्स करने मिले, साथ में सब जो दोस्त थे आज वो लोग भी बड़े हो गए। जैसे महेश इज वन ऑफ द फ्रेंड्स, महेश मांजरेकर, अब वो जानता है, लेकिन उसके फिल्मों में उसने ऑलवेज मुझे अलग अलग रोल्स दिए, क्योंकि वो जानता है, वो थिएटर से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाकी हमारे जो हिंदी, एंड आई डोंट ब्लेम देम, आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट है, रिकवरी है, एक डेफिनेट चलो भैया ये स्पेशलिस्ट इसका है, ये स्पेशलिस्ट उसका,
हो जाता हो जाता है, ठीक है। I mean, कुछ फिल्मों के लिए आपको अवार्ड भी मिले? सबसे मराठी के लिए सबसे मिले। फेवरेट फिल्म मराठी में आपकी कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट मराठी फिल्म है उत्तरायण। ऐसे दो तीन है, एक ही नहीं बोल सकते, लेकिन उत्तरायण अफेक्ट्स मी वेरी, बहुत प्यारी फिल्म है। फिर एक मेरे बेटे ने जो बनाई उसमें ये कैरेक्टर हापुस, मैंने बताया था हापुस देवगढ़ का हापुस सही होता वो है। और महेश की दे धक्का मराठी की, लिटिल मिस सनशाइन से इंस्पायर हुई फिल्म। उत्तरायण जो है इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, मैन एंड अ वुमन हु मीट बाय एक्सीडेंट आफ्टर 50-55 इयर्स। दोनों की ट्रेजेडी, कभी अपनी अपनी लाइफ में आज कभी है, हाँ। स्कूल में एक साथ पढ़ते थे समवेयर ही यूज्ड टू लाइक, बट ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ये बड़ी रिच ये है, लेकिन वैसे भी नहीं थे। फैमिलीज है इंटरकनेक्टेड, महाराष्ट्रियन फैमिलीज है, और उसका भाई इसका दोस्त है, एक साथ क्रिकेट खेलना, ये इसको बड़ा प्यारा, ही यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसका भी इसके साथ अच्छा होता था, कविताएं पढ़ो, ये उस ज़माने का वो जो दिखाया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ उस बाय एक्सीडेंट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड दे मीट एंड देन देयर होल लाइफ स्टार्ट्स अगेन। और सिर्फ इतना, तो फिर उसमें इसकी जो फैमिली है, बेटा है शादी करने वाला है, वो ये ऐसे सब इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। ये अगेन दैट इंस्पायर्ड, नॉट द सेम थिंग, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिजेस ऑफ मैडिसन। या तो वो सिमिलर, मैं सोच रही थी कि ये एक इंग्लिश फिल्म से बहुत मैच ये करता है। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी हिंदी फिल्मों की। जहाँ तक मुझे याद है, पेस्टन जी आपकी फर्स्ट फिल्म थी, या, बहुत पहले अनुपम खेर या एंड नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह आपके साथ थे। बेसिकली शबाना जी भी थी, बट बेसिकली मैं उसमें आया बिकॉज ऑफ विजया मेहता। विजया बाई के साथ मैंने 2 प्लेस किए थे। तो उन्होंने पूछा कि शिवाजी, मैं नौकरी करता था बैंक में, तो बैंक में कितने बजे जाता है? मैं बोला 10:30 बजे। अच्छा, कल आ जाओ, फोर्ट में शूटिंग है। ठीक है, क्या कुछ पूछना नहीं है, बाई नहीं बुलाया ना, मतलब विजया बाई ने बुलाया तो भाग जाना है। किती वाजता येशील? म्हटलं तुम्ही सांगा, आप बताइए। 9 वाजता ये, 10 वाजता बँकेत जायचं, मतलब 10 बजे बैंक में निकल जाओ। 1 घंटे में? हाँ। हाँ, कोट पहन ले, काला शर्ट और एक डॉक्टर की बैग ले। फिर सीन बताया, तुमको आना है डेथ सर्टिफिकेट के लिए, तुमको बुलाया है, अनुपम गुजर गया, नसीर ने बुलाया, तुम कुछ ने आके तुमको 40 रुपये मांगने हैं तुम्हारे सर्टिफिकेट के विजिट के। वो सीन है। अब तुम देखो, खाली जाके मांगने नहीं है, तुम अभी एक्टर हो, करो। और वो झिझक है, ये है, बहुत ऑकवर्डनेस है, एम्बारस, वो करने वो छोटा सा सीन किया। तो बाद में शबाना जी भी था सामने, बोले बहुत प्यारा किया। बाई भी बोली, बाई ने ऐसे किया, बोले जा भाग, 500 रुपये मिले, भाग गया। तो ये थी पिस्तक जी की मेरी शुरुआत। उसके बाद में फिर नाना ने फिर से बुला लिया। तो आपकी एक बहुत गुलजार अच्छी फिल्म गुलजार साहब के साथ थी, उसके बारे में कुछ बताइए। अरे ऐसी कमाल की स्टोरी वो थी, जिसमें अगेन सुहासिनी मुले और मैं हस्बैंड एंड वाइफ, तब्बू हमारी बेटी है, उसमें नाना है, वहाँ गांव का एक ही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है टोटल। और ये एम्बिशियस बन जाती है औरत, और ये अपना फार्मर आदमी बेटे के पे, तो उसमें जो अंडरकरेंट्स है रिलेशनशिप के, और हाउ एम्बिशियस वुमेन्स फैमिली एंड हाउ इट अफेक्ट द हस्बैंड, बेटी को कैसे, वो इट्स अमेजिंग। गुलजार साहब की फिल्म में तो बस गुलजार साहब को खाली सीन पढ़ते वक्त सुनना है, आपको अपना कैरेक्टर समझ जाता है, आपको खाली उनकी उस मूड्स को लेकर। मेरे ख्याल सुहासिनी मुले को उस फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला था शायद, शी गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर इट। बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया। हालांकि मैं तो उनकी प्यार में था भुवन शोम के टाइम से। और वास्तव के बारे में कुछ बताइए। वास्तव वाज अनदर क्लासिक, अगेन द सेम थिंग। उसमें मैं मिल वाला बना था, मिल में नौकरी करने वाला, जैसे मेरे डैडी का रिफ्लेक्शन था वो, और बच्चा था संजू, वो सब जो मैदान में महेश मांजरेकर के साथ आपकी पता नहीं कौन सी फिल्म होगी कितने नंबर पे। आई नो, बहुत मतलब
हर एक फिल्म वही कहता हूँ कि हम लोग रिलेशनशिप जुड़ी हुई है थिएटर से लेके आज तक, वो भी बढ़ते गए साथ में। और गणपति की आरती भी मेरे ख्याल इस फिल्म में थी, जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। वास्तव में हाँ, बहुत आज फेमस भी हो गई वो थी। देखता हूँ तो, क्योंकि आरती तो हमको आती है आती है। और फिर गणपति सामने आ जाते तो और भी मज़ा आ जाता। तो चलिए अब थोड़ी बहुत बात कर लें आपकी टेलीविज़न के करियर की, जो कि आज तक मतलब 25 साल हो गए, शायद 21, ज़्यादा 21, 21 साल हो गए। तो चलिए 21 साल तो इसको हो गया सीआईडी को, मतलब। हाँ, लेकिन मतलब आज आप जाने जाते हैं सीआईडी की वजह से, राइट? तो एसीपी प्रद्युमन, तो बताइए ये जर्नी शुरू कैसे हुई? मैं कहूँ मज़ा आएगी। मेरी कैमरा के सामने, टेलीविज़न की कैमरा के सामने शुरुआत हुई यहाँ इस दूरदर्शन बिल्डिंग में। मुंबई दूरदर्शन में। हाँ, ज्ञानदीप नाम का एक शो आता था शाम को मराठी में, उसके हेड थे, डायरेक्टर थे, सब कुछ सर्वे सर्वा आबा देशपांडे करके। तो मेरी शुरुआत जयंत ओक करके एक मेरा दोस्त था, वो मुझे यहाँ लेकर आया, वही हम थिएटर से जुड़ा। तो उसमें फिर हमने 2 प्लेस किए, उसके बाद में फिर एक जैसे करते हो तो फिर अपने आप वो सब हो जाता है। यहाँ विनायक शास करते उनके साथ 4-5 किए, फिर शरण बिहार, ऐसे करते दिस बिकेम माय, क्या कहते हैं, बैटिंग ग्राउंड बोलो, ये बोलो। यहाँ कैमरा में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू टू कैमरा। कैमरा। हालांकि आप 3-3 कैमरा होते थे, अभी तो ट्रैकिंग होती है, लेकिन ये एक 100 भी था ना? वो यहीं पे कैमरामैन जो थे उन्होंने फिर प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की बीपी सिंह साहब ने। 100 जो सुपर डुपर हिट सीरियल थी, 2-3 साल चली, लेकिन तभी 13 एपिसोड्स होते थे। हाँ, तो रिन्यूअल किया या 13 और ख़त्म। या अच्छा, आपकी भी तो कितनी फैंटास्टिक थी सीरियल, वो तो हम भूल ही नहीं सकते बुनियाद। थैंक यू। मैं ये जानना चाहती थी कि आपके दोनों बेटे, 2 बच्चे हैं, दोनों फिल्म लाइन में आए, तो एक तो आपने कहा कि एक्टर है और दूसरा कुछ टेक्नोलॉजी में, विजुअल इफेक्ट्स एंड स्पेशल डिजिटल इफेक्ट्स में है। तो आपने उनको इनकरेज किया या आप नहीं चाहते थे लेकिन वो आ गए? इनकरेज ही किया, बिल्कुल। अच्छा, बेटे को, बड़े बेटे को एक्टर बनना था, उसने खाली मेरे कान में नहीं आके बताया, मेरी बीवी के कान में आके बताया। मैं बोला ठीक है, उसको करना है तो, लेकिन ये बताया कि देखो भैया, सिर्फ एक्टर बनने के लिए निकल पड़ोगे तो इतना आसान नहीं है, कुआं खोदने जैसा है। आजकल मशीन आती है, तब तो पार लेके तो पानी लगता है तो नसीब होता है, नहीं पानी लगा तो नीचे जीती जाए। मतलब ये मेहनत है। मैं लकी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नौकरी है, मैं तभी नौकरी भी करता था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन अगर साथ में कुछ करो नौकरी वगैरह तो यू कैन सर्वाइव ऑन थिएटर, नहीं तो एज एन एक्टर। मैं बोला चलो ठीक है। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम, स्टिल देयर। छोटे को अपने वो कंप्यूटर्स और ये सब फोटोशॉपिंग ये वो करता था, तो उसको देखकर उसको इंटरेस्ट हो गया और वो उसने भी कहा। हालांकि दोनों भी गए कॉमर्स में, कॉमर्स से कुछ लेना देना है ही नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन करना है दोनों की किया, लेकिन गए इस लाइन में। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। बच्चे अगर खुश है तो हमको उसी में खुशी होनी चाहिए। तो शिवाजी को सीआईडी में ब्रेक कैसे मिला, इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं शिवाजी साटम। तो शिवाजी, बात कर रहे थे हम सीआईडी की, तो बताइए आपको ये रोल कैसे मिला? बीपी सिंह अगेन जो यहीं पर थे, तो उनकी मुलाकात, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कुछ, बबन दड़वी जो यहाँ पे अगेन यहाँ के ग्राफिक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तभी बीपी सिंह ने 100 बनाए। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आई वाज द ऑटोमेटिक चॉइस, क्योंकि वो सीआईडी बना रहे थे। तो बोली शिवाजी तेरे बगैर फिर और कोई ये नहीं, बस तो हिंदी में करना है। बोले चलो, तो ऐसे सीआईडी बन गई। बीपी सिंह साहब ने वो, और आज सिलसिला 21 साल तक चालू है। लेकिन एक ज़रूर कहूँगा सीआईडी के लिए, हाँ। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्रस्तावित किया है। इट इज़ इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 111 मिनट्स सिंगल शॉट एपिसोड, जो 2006 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है उसका। बट कैसे मैनेज कैसे किया? 6 दिन रिहर्सल्स किए, हाँ, थिएटर की जैसे,
विथ मूवमेंट्स विथ कैमरा। ये सिंह साहब ने डिज़ाइन किया था, राजन कोठारी अब नहीं रहा बेचारा, उसने लाइटिंग डिज़ाइन की थी, और नितिन राव ने कैमरा किया ये स्टेडी कैम पे। और जो लोनावला में होटल है बड़ा, ला समथिंग, बहुत बड़ा, वो आधा तैयार था आधा कच्चा था। उसमें 3 फ्लोर्स उसके यूज़ किए हैं, एक्सप्लॉइट किए हैं, 2 सेलर्स एक्सप्लॉइट किए हैं, और 4 कॉरिडोर्स। ये सब 6 दिन जाकर, 2 दिन खाली स्क्रिप्टिंग, फिर उसके बाद में रोज़ की डिज़ाइनिंग हिस्से में, 7वें दिन हमने एक ट्रिक ट्राई किया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए। 8वें दिन सिंगल शॉट, वो भी शुरुआत भी, ये बीपी सिंह ऐसा आदमी, कुछ गजब का कुछ एक्सपेरिमेंट कर, बोले शुरुआत करेंगे मैजिक आवर में, और मैजिक, अब मैजिक आवर में आप शुरू करोगे तो ज़रा भी कुछ फेल हो गया तो यू हैव टू गो अगेन। तो लेकिन पता नहीं, ऊपर वाला साथ में था, सारा पूरा आपका एक वन टेक में हो गया। वंडरफुल। अच्छा, नौकरी वैसे आपने छोड़ी नहीं, बैंक की नौकरी छोड़ी और फिर आप घुस गए सीआईडी में। पिछले 21 सालों से आप सीआईडी कर रहे हैं, आपकी पहचान, मतलब सीआईडी की पहचान आप है, तो एक जॉब की तरह ही हो गया ना। रोज़ आप जाते हैं, आप शूट करते हैं उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो ये बताइए, कभी ऐसे बोरियत फील हुई? बिल्कुल नहीं। बैंक में जब नौकरी करता है ना आदमी, तो अपने पगार के लिए नौकरी करता है। हाँ ठीक है, साथ में दोस्त लोग वगैरह सब हो, लेकिन जब ये करता है, कोई भी एक्टर हो, उसको एक्टिंग करने को मिलती तो उसको बोर कैसे होगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, दिस बिकम द पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब कल किसी ने उठ के सचिन को पूछा कि तुझे बैटिंग करते कंटाला नहीं है, तो बोलेगा क्यों आएगा। इट इज़ द सेम थिंग ना, क्योंकि सेम डायलॉग्स हम रोज तो रोज नहीं बोल रहे, अलग अलग सीन्स कर रहे हैं, अलग सिचुएशंस है, अलग अलग एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो कभी बोरियत नहीं आई। अच्छा, एक बार अपना वो फेमस डायलॉग बोल दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं किरण जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन आप तो बड़ा स्माइल करके बोल रहे हैं। चलिए, अब आपके परिवार पे आ जाते हैं। पहले तो शादी के बारे में बताइए। जब मुझे ये पता चला कि आपकी वाइफ कबड्डी खेला करती थी, तो मुझे लगा कि मराठी फैमिली में कबड्डी खेलने वाली लड़की, लव मैरिज हुई होगी, लेकिन मुझे पता चला कि अरेंज मैरिज थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि कबड्डी खेलने वाली लड़की की आपके पास रिश्ता आया और आपकी फैमिली ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया? वैसे किरण जी, बहुत पिछले की बात नहीं है, 70s की बात है, मतलब लेट 70s। और फिर घर में वही था ना, मेरे डैडी इज द मेन हेड ऑफ द फैमिली। वो खुद जिमनास्ट थे। व्यायामशाला जो होती थी पहले, अभी जिम्नेजियम बन गए, तो व्यायामशाला कहते थे। वहाँ जाकर लाल मिट्टी में भी कुश्ती करना, मुगदुल्ले के साथ, वो मतलब आउटडोर मैन। प्लस आदमी को इवॉल्व होना चाहिए, व्यक्ति मतलब पर्सनालिटी आपकी कोई तो मेरी कजिन सिस्टर जो सबसे बड़ी थी, वो जो अब नहीं रही, वो बॉम्बे स्कूल्स की अवार्डिंग, बहुत अवार्ड्स लिए हुए एथलीट थी। उसको खुद कभी कभी जाकर ले जाते थे संडे को, जब रेसेस होती थी, कंपटीशन होता, मतलब वैसे थे डैडी हम। तो उनकी वजह से ऐसे नहीं था कि कभी ऐसे कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स नहीं, कभी नहीं था हमारे इसमें। तो ये रिश्ता आ गया कि थ्रू ए कॉमन फ्रेंड हमने देख लिया, थोड़ा अच्छी लगी उसको, मैं अच्छा लगा, तो शादी हो गई। वो शी वॉज कैप्टन ऑफ द महाराष्ट्र टीम, कबड्डी टीम, छत्रपति शिवाजी अवार्ड विनर। फिर वो रही महाराष्ट्र की मैनेजर रही, यूनिवर्सिटी की कोच रही है, सब कुछ करती रही। बट सैडली आई मीन वो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं हुआ हमारा, फिर भी हम 24 साल तक साथ में रहे। तो आई नो कि यू लॉस्ट हर टू कैंसर। उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो एक्सपीरियंस जो कि एक ऐसे इंसान के साथ टाइम गुजारना जो कि आपको मालूम है कि उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है और कुछ ही महीने या कुछ ही समय में उनको जाना है, वो जो एक फीलिंग होती है इंसान की, कैसे उस दौरान में आपने, मतलब आपको किसका सहारा मिला और कैसे आपने वो टाइम गुजारा? आई डोंट नो, मतलब क्या ये स्ट्रेंथ कैसे आती है, लेकिन एक था कि मेरे बगल में, मतलब ऐसे नहीं कि दूर दूर, मेरे भाई थे, कज़न ब्रदर्स थे,
कजिन, मेरी मदर थी, ये सब बिल्कुल बगल बगल में। हम लोग आज भी, वो जॉइंट फैमिली 14 लोगों की, आज हम ऐसे 3-4 बिल्डिंग में बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे आप पुकार सकते हो इतने नज़दीक है, तो सब रहते थे। तो कहीं ना कहीं तो जो इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है वो था। साथ साथ बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका सब खान पीन, खाना पीना देखना सब, मम्मी रहती थी, मेरी भाई की वाइफ है शैला, वो ये सब एक साथ थे। इसकी वजह से वो एक जो एरिया था जो सबसे डरावना होता है किसी सिंगल मेल को या सिंगल वुमन को, वो उतना ये नहीं हुआ। बस मुझे देखना था, मेरा अपना जो थिएटर और फिल्मों का ये था, और बच्चे ठीक से सिर्फ पढ़ नहीं रहे, ठीक से बड़े हो रहे हैं, ठीक से होना, उनके संस्कार वही थे जो टिपिकल होते। लेकिन यहाँ एक बात और बताऊंगा कि जब ये सब हुआ, ये हादसा मेरी वाइफ के साथ, उस वक्त मैं गुलामी मुस्तफ़ा की शूटिंग मेरी चालू थी, जिसमें नाना था, अरुणा जी थी, पार्थो घोष की फिल्म। उस दौरान जो 3 महीने शूटिंग के दौरान इन लोगों ने और पार्थो, तीनों ने ऐसे संभाल लिया है मुझे, बहुत, मतलब जो अगेन उस तरह जो फैमिली के नहीं थे लेकिन फिर भी अपने थे, बहुत संभाल। तो मैं ये कहूँगी कि आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई है। बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ रहें, उनको लगता है कि हम अलग रहें, अपनी हमारी आज़ादी हो, हमारी ज़िंदगी हो। तो कहीं आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर फैमिली में एक अकेलापन और जैसे ये सपोर्ट सिस्टम है वो मिसिंग है, जो कि पहले की जॉइंट फैमिलीज़ में एक न्यूक्लियर फैमिलीज में ज़्यादातर ये ऐसे होते, क्योंकि अगर आप अपना घरदार छोड़कर दूर से अगर आ गए तो आप एक्चुअल न्यूक्लियर फैमिली बन गई आप, फिर आ जाते हैं फिर नेबर्स या कोई दोस्त लोग। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि अगर चाहे न्यूक्लियर, बच्चे बड़े होते हैं, अपने संसार होता है, उनका अलग से ज़रूर करें, लेकिन मैं ये समझता एक बुके जैसे होता है ना, सारे फूल इकट्ठे होते हैं, वैसे ही करीब हो, यू नो, इट कैन बी अ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली विच इज़ वन बिग सेल। ऐसे आई नो इट्स अ रोमांटिक आइडिया, लेकिन नहीं, बट ये बेस्ट है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन तो भी आपकी एक एक सपोर्ट है। ये जरूरी होता ही है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ब्रिजेस होने, अभी देखिए आज के टाइम में हम लोगों ने ये ओल्ड एज होम्स खोले हैं, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? इस वजह से आ रही है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, वो अमेरिका रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, ये पेरेंट्स नहीं जा सकते वहाँ, तो उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। तो आसपास परिवार का होना, दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। यही मैं, इसीलिए मुझे लगा ये रोमांटिक आइडिया लगती है, लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली, क्योंकि तरक्की के लिए आदमी को दूर जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, लेकिन ये जानना चाहूँगी इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आई एम हैप्पी, एक्टर हूँ, रोज़ कुछ नया करने मिलता है अपने आप को। मतलब आप ज़्यादातर लोगों की तरह डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर ये सब नहीं बनना चाहते? मेरे में वो ताकत होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मैं आलसी हूँ, लेजी हूँ। आई एम हैप्पी, मतलब दिन भर काम करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी। अपनों में जाके सीधे घर चला जाता हूँ, पोता भी है, उसके साथ जब फ्री होता हूँ खेलता हूँ। हाँ, तो इन अ वे आई एम कंटेंटेड, वेरी ऑनेस्टली। तो ठीक है ना, और क्या क्या क्रिकेट भी कुछ खेल लेते हैं साथ साथ, मुझे पता है। बहुत खेलता है, अभी बंद किया, ये इसने दगा दिया है। तो फिर वही हमारे मराठी थिएटर की बड़ी टीम, रेगुलर प्रॉपर खेलने वाले हम लोग। हाँ, लेकिन अभी वैसे थोड़ा नीज की वजह से, हाँ, नी की वजह से यू कांट हाइड एज ना। ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, एंड इफ यू एक्सेप्टिंग इट वेल, दैट इज, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके सामने वहाँ एक किताब रखी है, मैं चाहूँगी कि आप उसमें अपना ऑटोग्राफ हमें दीजिए और हमारे दर्शकों के लिए 2-4 लाइनें लिख दीजिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में
कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से